नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आपके स्कूल और कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। जो भी आप जिस स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आप वहाँ की अपना टाइम टेबल और पीरियड शेड्यूल अपना पता कर लीजिए। और आप स्कूल भी जा रहे होंगे तो कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए तो आप स्कूल में बहुत सतर्कता बरतने होगी। आप लोगों को मास्क परमानेंट लगाना होगा, सैनिटाइजर भी आप अपने साथ लेके जाएं। और सभी बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो चुका होगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2004 और 2007 के बीच की है। तो अगर नहीं हुआ है तो आप उसे लगवा भी लीजिए और विद्यालय को सूचित कर दीजिए। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको हो सकता है बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया जाए, या हो सकता है स्कूल में आपको क्लास न अटेंड करने दी जाए। तो आप इस चीज़ की बहुत खास इस जानकारी रख लेना कि वैक्सीनेशन जो है कहीं स्कूल में हो रहा है या आपके क्षेत्र में कहीं हो रहा हो, आप कहीं से भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और जो आपकी जो वैक्सीन की जो पर्ची मिलेगी आपकी वैक्सीन लगवाने की, तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के स्कूल में जमा करवा दीजिए। ठीक है, तो अपनी क्लास पे बढ़ते हैं। आज के चैप्टर में ले रहे हैं सारणिक। इसके पहले भी क्लास आ चुकी है तो इसका हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ इसका थोड़ा समझ लेते हैं कि सारणिक होता क्या है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है। जैसे आव्यूह में आपने पढ़ा था कि आव्यूह जो है वो किस क्रम के होते हैं। आव्यूह के कई क्रम हैं, एक तरह से कह लें कि अनंत क्रम है आव्यूह के। लेकिन आप जो मुख्यतः जिन आव्यूहों को आप अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ मुख्य जो आव्यूह हैं वो 1x3, दूसरा 3x1, एक होता है 2x3 और एक है 3x2, एक है 2x2 और 3x3। इस क्रम के आव्यूह ही ज़्यादातर आप लोग पढ़ रहे होंगे। या कोर्स में इतने ही आव्यूह ज़्यादातर हैं। 4x1 या 4x3 या इनके आव्यूह बहुत कम ही मात्रा में मिलेंगे। संभवतः किसी किसी बुक में हो सकता है एक आध क्वेश्चन केवल मिल जाए। फिलहाल इतने ही आव्यूह क्रम पढ़े जा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे वर्ग आव्यूह की बात हो रही है। वर्ग आव्यूह का मतलब ये है कि दोनों जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए। दोनों संख्याओं से मतलब पहली संख्या पंक्तियों की होती है और दूसरी संख्या स्तंभ के लिए मानी जाती है। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों समान कौन सी हैं। एक तो ये 2x2 और दूसरी है 3x3। यही दो वर्ग आव्यूह हैं। तो इसी प्रकार से आपके सारणिक भी होंगे। तो सारणिक जो भी हैं वो 1x3 या 3x1 या 2x3 या 2x3 या 3x2 के आव्यूह आपको नहीं, सारणिक नहीं मिलेंगे। आपको जो सारणिक मिलेंगे उनका क्रम 2x2 या फिर 3x3 ही होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो सारणिक है वो एक वर्ग आव्यूह है। तो पहले आप ये जानेंगे कि सारणिक का विस्तार आखिर किया कैसे जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक सारणिक है जिसके अवयव हैं A1, A2, B1 और B2। तो इसका हम अब प्रसार करेंगे। तो प्रसार इस तरीके से करते हैं। तो इस जो पहला पद है, इसका पहली पंक्ति का पहला पद जो है उसकी गुणा इस पद से की जाएगी। तिर्यक गुणा टाइप की होगी और इस पद की गुणा इस तरह से की जाएगी। और बीच में जो होगा, दोनों के बीच में जो गुणनफल के बीच में जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का होगा। तो इसका प्रसार होगा A1 की गुणा B2 से करेंगे तो आएगा A1 B2 और फिर माइनस, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो A2 B1। ये 2x2 के क्रम का वर्ग आव्यूह की तरह से एक सारणिक दिया गया है जिसका प्रसार इस प्रकार से किया जाता है। अगर बात करें 3x3 क्रम के आव्यूह की, जिससे सारणिक बनता है, उसका क्रम इस तरह से लिख लेते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसे कहेंगे 3x3 के क्रम का आव्यूह। तो इसका अब विस्तार करेंगे तो विस्तार होगा इस तरीके से। तो A1 पहला पद लिखेंगे। एक तो चीज ये समझ लीजिए, सारणिक का जो विस्तार है आप किसी भी पंक्ति
या किसी भी स्तंभ से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पंक्तियां आप देख रहे होंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। वैसे ही 3 स्तंभ हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर उसका प्रसार कीजिए, सारणिक का मान सदैव एक ही आएगा। तो प्रसार करेंगे A1 तो इंटू, तो आप जैसे देख रहे होंगे जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में A1 है हम उसे छोड़ देंगे, तो ये दो छूट जाएंगे। तो यहां पर बचेगा क्या, यहां बच रहा होगा B2, B3, C2, C3। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस इसलिए, आप यहां प्लस भी लिख सकते हैं, यहां माइनस इसलिए लगता है जो कि B1 के साथ या तो माइनस लगाकर प्लस लिखेंगे तो B1 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अगर पहले से माइनस लगा चुके हैं तो B1 को ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ये इसे बोलते हैं A11 और ये दूसरा पद है A12, जिसमें भी गुणांकों का योग विषम हो जाएगा वहां पर माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो 11 के 2 पद जो है 1 और 1 मिलके हो जाता है 2, चूंकि 2 एक सम संख्या है इसलिए प्लस चिन्ह रहेगा। उसके बाद 2 और 1 मिलके 3 हो जाता है, चूंकि 3 एक विषम संख्या है इसलिए माइनस। वैसे ही 1 और 3 मिलके 4 होता है, क्योंकि ये 4 जो है सम संख्या इसलिए प्लस। ठीक है ना। तो आप प्लस और माइनस की चिन्ह कैसे लगाते हैं वो आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। तो उसके बाद अगला पद लिखेंगे B1। तो B1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है हम उसे अब छोड़ देंगे। अब ये पंक्ति छूट जाएगी, तो जो पद बचे हैं उन्हें लिखेंगे। तो यहां पर है A2, A3, C2, C3। उसके बाद प्लस C1, तो अब की बार ये रहेगी और ये पंक्ति अब की बार, ये स्तंभ अब की बार छूट जाएगा। तो जो पद बचे उन्हें नोट करेंगे। तो यहां पे है A2, A3, B2 और B3। तो जिस प्रकार से आपने 2 into 2 के सारणिक का प्रसार किया था, उन्हीं प्रकार से ये भी देखिए, उसी प्रकार से 2 into 2 के सारणिक बन रहे हैं, इनका भी प्रसार वैसे ही करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा A1 इंटू, तो गुणा उसी प्रकार से होगी, इसकी गुणा इस तरफ से और इसकी गुणा इधर, बीच में माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2। उसके बाद माइनस B1, इसकी गुणा इधर होगी और इसकी गुणा इस तरफ होगी। तो ये हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2। फिर अगला पद लेंगे प्लस C1 इंटू, इसकी गुणा इस तरफ करेंगे और इसकी गुणा इस तरफ। तो इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से प्रसार किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया है आप लोगों ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सारणी के गुणधर्म के बारे में। तो सारणी के गुणधर्म की बात करते हैं। तो सारणी के गुणधर्म में पहला गुण कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। तो पहला पॉइंट है, पहला गुण है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठिए, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, जितना हो सके उतना नोट करते जाइए। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप उसे लिख लीजिए। यदि किसी सारणिक के स्तंभ को पंक्तियों में तथा पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है या नहीं बदलता है। जैसे देखा जाए कि जैसे सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2
B3 C1 C2 C3। तो इसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक का मान नहीं बदलेगा। तो अगर इसको हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अगर लिख रहे हैं तो भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना मान इस सारणिक का होगा उतना ही मान इस सारणिक का होगा। ठीक है ना? ठीक, समझ में आ रहा होगा। चलो दूसरा पॉइंट लेते हैं। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता है, परंतु एक माइनस का चिन्ह लग जाता है या चिन्ह बदल जाता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हम मान लेते हैं इसके हम पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ की जगह और दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ की जगह अगर परस्पर बदल दें तो सारणिक के मान में केवल एक माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा, क्योंकि एक बार परिवर्तन करने से एक माइनस का चिन्ह आता है। अगर इसी प्रकार हम दूसरी बार परिवर्तन करें तो एक माइनस का चिन्ह और आ जाएगा, जो माइनस पहले से है माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। देखिए जरा किस प्रकार से करेंगे। तो B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, एक माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर हम एक बार और इसे परिवर्तित करें, एक बार और परिवर्तित करने का मतलब इस तरीके से है कि B1 B2 B3 C1 C2 C3 या A1 A2 A3, मतलब एक बार और परिवर्तन किया, जो कि माइनस पहले यहाँ माइनस लगा हुआ था, एक माइनस और आएगा, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट लेते हैं कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभ के अवयव सभी अवयव या कह लें बराबर है या कह लें सर्वसम है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। जैसे अगर किसी सारणिक के अवयव A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 अगर इस प्रकार से लिखे हुए हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के अवयव सभी बराबर हैं, तो इस सारणिक का जो मान होगा वो होगा शून्य। ये तो बात हुई स्तंभों की। अगर इसी प्रकार से सारणी की पंक्तियों के अवयव बराबर हैं तो देख रहे होंगे कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव बिल्कुल बराबर हैं, तो इस सारणिक का मान भी शून्य होगा। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। अगर चौथे पॉइंट की बात करें, यदि किसी सारणिक के किसी भी स्तंभ अथवा किसी भी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणिक का मान भी शून्य होगा। जैसे बात करते हैं कि किसी सारणी के अवयव x, y, z 0, 0, 0 या p, q और r इस प्रकार से लिखे हैं, तो इस सारणी की दूसरे स्तंभ के सारे अवयव शून्य हैं, या तीसरे स्तंभ के शून्य होते, या पहले स्तंभ के शून्य होते, या पहली पंक्ति के सारे अवयव शून्य होते, या दूसरी के सारे अवयव शून्य होते, या फिर तीसरी पंक्ति के सारे अवयव शून्य होते, तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कापी पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए।
ठीक है, नोट कर लिया। तो अगले पॉइंट की बात करें, गुण नंबर 5। पांचवा गुण ये कहता है कि यदि किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में किसी एक पद से गुणा कर दें, किसी एक अचर संख्या से गुणा कर दें, तो सारणिक का मान जो मूल सारणिक का मान था उससे उतने ही गुना अधिक हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से, अगर किसी सारणिक का मान x, y, z, p, q, r, a, b, c ये सारणी दिया है। अगर हम बात करें इसमें पहले स्तंभ में या दूसरे स्तंभ में या तीसरे स्तंभ में किसी एक पर्टिकुलर संख्या से गुणा कर दें, आप लोगों को याद होगा कि जब अव्यूह में किसी पद से गुणा करते थे तो सभी पदों में गुणा हो जाती थी। इसी प्रकार से अव्यूह से अगर किसी चीज को कॉमन लेना है तो उसके सभी पदों में वो संख्या होनी चाहिए तो ही कॉमन मिलता था, लेकिन सारणिक में ऐसा नियम नहीं है। सारणिक की अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कोई संख्या अगर उभयनिष्ठ है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमें किसी संख्या से गुणा करना है तो हम सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में गुणा भी कर सकते हैं। अगर हम इस सारणी के मान पहली पंक्ति मान लेते हैं, पहले स्तंभ को k से अगर गुणा कर दें तो सारणी का मान भी k गुना बढ़ जाएगा। जैसे इस प्रकार से अगर लिखें तो इंटू k, अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए तो अगर पहली सारणी का मान a था तो k a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट लेते हैं। तो छठा पॉइंट से कि यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो अथवा दो पदों के योग के रूप में लिखा है तो हम उस सारणिक को दो अथवा दो के पदों के योग में ही उसे तोड़ सकते हैं। जैसे बात करें, यदि किसी सारणिक का मान, सारणी किस तरीके से लिखा हुआ है कि a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड और अगले पद p, q, r और बात करें तो e, f और g इस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो उसे हम किस प्रकार से दो अलग अलग सारणिकों में तोड़ते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ के जो अवयव हैं वो बिल्कुल सिंगल है, तो उन्हें हम जो दो सारणिकों में तोड़ेंगे वो वही वैसे ही रहेंगे, लेकिन पहले सारणी के जो पहले स्तंभ के जो अवयव हैं वो दो दो के योग में लिखे हुए हैं। तो एक क्रम के अब जितने भी पद हैं वो एक सारणी में कर लेंगे, दूसरे क्रम के जितने भी पद हैं वो दूसरी सारणी में कर देंगे, बाकी दूसरा और तीसरा स्तंभ जैसा है वैसा ही रहेगा, उस सारणी का मान बदल जाएगा। तो a, b, c, p, q, r, e, f, g प्लस फिर से अगले पद में आएगा x, y, z, बाकी दोनों स्तंभ जैसे के थे वैसा ही रहेंगे और इन दोनों सारणिकों का जो योग होगा, इन दोनों सारणिकों के मानों का जो योग होगा वो इस सारणी के मान के ही बराबर होगा। इसमें मान नहीं बदलता है, जैसा सारणिक है वैसा ही रहेगा। तो नोट कर लिया बच्चों। तो फिर अगला एक और लास्ट पॉइंट है, तो उस लास्ट पॉइंट को एक बार और समझ लेते हैं। आप ये जरूर बताते रहिए क्लास आपको कैसी लग रही है। जितना ज़्यादा आप आगे शेयर करेंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हम और आपको अच्छा सा कंटेंट देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि जो भी इसमें हमसे बोलने में या कुछ आपको इसमें देखने में या फिर आवाज़ में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसको बताते रहिए। कमेंट करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि हम और अच्छा से अच्छा आपको वीडियो किस प्रकार से आपको कंटेंट उपलब्ध करा सकते हैं। तो अगला पॉइंट एक और लास्ट पॉइंट है इसका कि अगर किसी सारणी के किसी भी स्तंभ अथवा किसी भी पंक्ति को किसी अचर पद से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ दें अथवा घटा दें तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे अगर एक हम सारणी की बात करें, A1, A2, A3, B1, B2,
B3, C1, C2 और C3। तो अगर मान लेते हैं कि हम पहले स्तंभ या पहली पंक्ति में x से गुणा करके उसे दूसरी पंक्ति अथवा दूसरे स्तंभ में जोड़ दें तो सारणी के मान में क्या परिवर्तन होगा आप उसे देखेंगे अभी। अगर हम बात करें स्तंभ से लेते हुए चलते हैं, अगर मान लेते हैं C1 को चेंज करना हो तो C1 चेंज टू C1 प्लस x C2। अगर हमें इस प्रकार से लिखना है तो हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं कि C2 के साथ x की गुणा हुई है तो C2 के पदों को x से गुणा करेंगे और C1 स्तंभ के संगत अवयव के साथ उनका योग प्रदर्शित किया गया है तो उनको जोड़ देंगे तो नया सारणी परिवर्तित लेकिन किसमें होगा, यहाँ पे पद लिखा हुआ है C1 चेंज, तो मतलब C1 बदलेगा ना कि C2 बदलेगा और ना ही C3 बदलेगा, तो केवल C1 बदलेगा। वो भी बदलेगा किस प्रकार से कि C2 के अवयव को x से गुणा करेंगे और C1 के संगत अवयव के साथ उसे जोड़ेंगे और जो आएगा उसका मान वो हमें C1 के संगत स्थान पर लिखना होगा। तो क्या होगा कि C1 का मान है A1 और C2 का मान B1, तो हमें B1 को x से गुणा करके A1 में जोड़ना है तो पद बन जाएगा A1 प्लस x B1। इसी प्रकार से अगले पद को लेंगे तो A2 प्लस x B2। फिर तीसरा अवयव ले लेते हैं तो A3 प्लस x B3। क्योंकि अब हमने देखा यहाँ पर C2 चेंज या C3 चेंज नहीं किया गया है तो C2 और C3 के जो अवयव हैं वो वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो जो मान इस सारणी का है वही मान इस सारणी का होगा, दोनों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये थे सारणी के 7 गुण धर्म जो हमने आपको बता भी दिया है, संभवतः आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को रिवाइव करके आप एक बार फिर से उसे नोट कर लेना। जितने ज़्यादा अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको उसे रिवाइज करने में सहूलियत मिल जाएगी। किसी भी टाइम पे हो सकता है कि कभी आपके पास मोबाइल ना रहे तो आप अपने नोट से उसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन जितने भी आपने गुण पढ़े हैं इन गुणों के आधार पर हम आपको एक एक गुण के आधार पर एक एक कम से कम क्वेश्चन तो बता ही दें जिससे आपको रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं पहले सारणी के आधार पहले गुण के आधार पर। तो पहला गुण था सारणी के विस्तार से संबंधित, तो एक बार उसी से लेके चलते हैं और उसके बाद एक एक गुण के आधार पर आपको क्वेश्चन बताते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि एक सारणिक दिया गया है जिसके अवयव 2 4 -1 और 2 हैं और कहा गया का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी सारणिक का विस्तार करना बताया था कि आप सारणिक का विस्तार किस प्रकार से करेंगे, तो एक बार उसे देख लेते हैं। तो हमने जैसा बताया था कि पहले पद से पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है उसकी गुणा उसके बिल्कुल क्रॉस जो पद लिखा होगा उससे की जाएगी और अगले पद की गुणा अगले पद से की जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। फिर हमने बताया था दोनों पदों के बीच में माइनस का चिन्ह लगता है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर अगले पद की गुणा करेंगे 4 और -1 की गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा -4। तो उसको -4 को इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा करने पर प्लस हो जाएगा तो 4 और 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8। ये इस सारणी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला एक क्वेश्चन है। अभी आपने जो क्वेश्चन इससे पहले देखा वो 2 × 2 के क्रम का था। अगला क्वेश्चन है 3 × 3 के क्रम का। इसका विस्तार भी करना भी हमने बताया था, तो इसका विस्तार भी उसी प्रकार से करेंगे जो दूसरा पॉइंट्स था विस्तार करने का। तो उसी प्रकार से चलेंगे आगे।
तो इसका विस्तार होगा। पहले पद से चालू करेंगे तो 1 इंटू, तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में ये 1 है हम उसे छोड़ देंगे, तो पद बचेंगे हमारे पास 3 1 0 0। फिर बताया था अगला पद जब लिखेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो अगला पद है 2। अब जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में 2 है अब उसे छोड़ देंगे, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, तो पद बचेगा -1 4 0 और 0। फिर अब की बार अगला पद है +4, तो अब जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में 4 है हम उसे छोड़ देंगे। यहां पे देख रहे होंगे यहाँ पे 2 जगह पे 4 लिखा हुआ है, वैसे ही 2 जगह पर 1 लिखा हुआ था। क्योंकि हम बात पहले जो इसका जो प्रसार कर रहे थे वो पहली पंक्ति के हिसाब से कर रहे थे, तो पहली पंक्ति के 4 को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो उसकी पंक्ति और उसी जिस स्तंभ में है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद जो पद बचेंगे वो होगा -1 4 3 और 1। तो अब इनका वो प्रसार करके गुणा कर लेंगे, तो 1 इंटू, तो इसकी गुणा इस पद के साथ और इसकी इस पद के साथ, तो क्या होगा 3 की गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0, -1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। फिर -2 इंटू, -1 और 0 की गुणा करेंगे तो 0, -4 और 0 की गुणा करेंगे तो 0। फिर +4 इंटू, इसकी गुणा करेंगे 1 की -1 के साथ तो -1 आ जाएगा। फिर माइनस और 4 तियां 12, तो ये हो जाएगा 0 -0 का मतलब 0 हुआ, तो 0 को और 1 को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। वैसे 0 -0 इंटू 2 तो भी 0 रहेगा। फिर अगला पद है +4 और ब्रैकेट में हो रहा है -12 और 1 13, तो ये दोनों 0 ही है, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 13 और 4 की गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है यहाँ पे माइनस, तो आप जानते हैं प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है और 13 चको 52 होता है, तो इस सारणिक का जो मान है वो -52 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि यदि सारणिक 1 3 5 0 4 6 6 15 21 बराबर -18 है, तो 5 15 25 0 8 12 6 15 21 जो सारणिक दिया गया है इसका मान बिना गणना किए हुए निकालनी, मतलब विस्तार नहीं करना है, केवल बिना विस्तार के ही सारणिक का मान निकालना है। तो एक इन्होंने यहाँ पे सारणिक यहाँ पे दिया है कि इस सारणिक का मान -18 है और मान इस सारणिक का इन्होंने पूछा है। तो हम पहले जिस सारणिक का मान पूछा है हम उसको नोट कर लेंगे कि 5 15 25 0 8 12 6 15 और 21। हमने बताया था आप लोगों को कि अगर सारणिक की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में यदि कोई चीज कॉमन मिल रही हो तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले स्तंभ में 5 कॉमन है, दूसरे स्तंभ में 4 कॉमन है, तीसरे स्तंभ में 3 कॉमन है। लेकिन अगर हम तीसरे स्तंभ से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरे स्तंभ इस सारणी के जो तीसरे स्तंभ के अवयव हैं और इस सारणी के जो तीसरे स्तंभ के अवयव हैं वो एकदम सेम है, तो हम इस वाले स्तंभ से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है। अगर इस सारणी के अवयव में से 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इस स्तंभ के अवयव से, तो यहाँ बचेगा 5 कॉमन लेने के बाद तो बचेगा क्या, मान लेते हैं 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5। तो देखिए दोनों सारणिकों के पहले स्तंभ सेम हो जाएंगे। वैसे ही दूसरे स्तंभ से कॉमन यहाँ पे 4 मिल रहा है, मान लेते हैं इस स्तंभ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ जो पद बचेगा वो 0 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस स्तंभ और इस स्तंभ में अंतर है अभी भी, तो यहाँ पे 4 कॉमन न लेके केवल हम 2 कॉमन लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 का 0 रहेगा और 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। वैसे ही 12 को 2 से भाग करेंगे
तो 6 हो जाएगा। तो अब देखा होगा आपने कि ये स्तंभ और ये स्तंभ भी बिल्कुल समान हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि सारणिक के पहले स्तंभ, या फिर C1 लिख सकते हैं कि सारणिक के पहले स्तंभ से 5, या C1 से, छोटी लैंग्वेज कर दें, C1 से 5 तथा C2 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब हम C1 से 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहां बचेगा 1, 3 और 5। दूसरे स्तंभ C2 से हमें 2 निकालना है बाहर, तो यहां बचेगा 0, 4 और 6। क्योंकि तीसरे स्तंभ से हमने कुछ भी कॉमन लिया नहीं है, तो यहां पर 6, 15 और 21 ही रहेगा। तो 5 और 2 की गुणा हो जाएगी 10, और इंटू इस सारणिक का मान पहले से दिया इन्होंने -18, तो अब हम 10 और -18 की गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 180। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा इसे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में उसे सब्सक्राइब भी करवाइए, आगे और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका परिवार और समृद्ध और मजबूत हो जाए। तो जितना ज़्यादा अच्छा, जितना बड़ा आपका परिवार हो जाएगा तो उतना ही पढ़ने में आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसे आगे शेयर और लाइक जरूर करते रहेंगे। तो आपकी आज की जो क्लास है वो अगर आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इसमें कुछ भी गलतियां लग रही हो तो भी कमेंट करके बताइए, तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।